हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का, जिसमें हम देखने वाले हैं पार्ट 5 को। हमने कवर किया था पार्ट 4 तक, यानी कि डीपीएसपी तक। सो आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट। और ये जो पार्ट 5 है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें आपके पूरे यूनियन गवर्नमेंट, जिसे आप कह सकते हैं डायरेक्टली जो सरकार है, उसके बारे में बात की गई है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, जिसमें आज हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को और कैसे हम उसे याद रख सकते हैं, और जो भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वो भी हम करने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, एसएससी के लिए भी, और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए भी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले ना हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3 में हमने देखा था फंडामेंटल राइट के बारे में। एंड पार्ट 4 में हमने डीपीएसपी देखा था। ओके, फिर अमेंडमेंट होता है। पार्ट 4A में हमने फंडामेंटल ड्यूटी देखा। अब हम पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना है पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, राइट। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, तो आपको याद रखना है इसमें टोटल हैं आपके 5 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर, राइट। चैप्टर 1 में आपकी बात की गई है आर्टिकल 52 से लेके 78 के बारे में। अब ये आर्टिकल 52 से 78 जो है, कितने चैप्टर से मैंने आपको बताया, टोटल है आपके 5 चैप्टर्स। ओके, कितने हैं? 5 चैप्टर है। लेकिन चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 में ही बहुत सारे इसमें आपके आर्टिकल आते हैं। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 52 से 72 तक। और आपको पता है कि आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? ये आपकी बात करता है कि प्रेसिडेंट, हमारे कंट्री का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, तो 52 से 78 अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इसमें आपका आता है प्रेसिडेंट, इसमें आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हर क्षेत्र की जिसको नॉलेज है, तो क्षेत्र यानी कि 76। तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है आपका? 76 है। ओके, सो अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की सिर्फ बात करें, जिसे हम क्या कह सकते हैं, संघ, इसके आर्टिकल की बात करें, सो टोटल कितने आर्टिकल आएंगे इसमें? 52 से लेके आपके 151 तक। हमने डीपीएसपी कहाँ तक पढ़ा था? हमने डीपीएसपी पढ़ा था 36 से लेके 51। उसके जस्ट बाद आपका आ गया पार्ट 5 यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल क्या है इसका? 52 से 151। बट चैप्टर 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? 52 से लेके 78। और 52 से 78 में आपका आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर कितने आर्टिकल्स आते हैं? फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 62। और आपको पता है कि आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ इंडियन यूनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड ऑफ इंडियन यूनियन। प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होता है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ इंडियन यूनियन, सो द आंसर विल बी प्रेसिडेंट, राइट। और प्रेसिडेंट हमारा फर्स्ट सिटीजन होता है। अब हम बात करते हैं इसका जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 52 यानी कि आर्टिकल 52। क्या बोलता है? देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो बस 52 से आप क्या याद कर लोगे? 52 बनना, 52 बनना, कि भारत में एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो बनना यानी कि 52, 52 में ही किसकी बात की गई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जस्ट आर्टिकल 53, ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि संघ की ऑल पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। अब वैसे तो सारी पावर्स मिली किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। बट आर्टिकल 53 में बात की गई है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर। सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर विल बी आर्टिकल 53। प्रेसिडेंट जो होता है ये सुप्रीम कमांडर होता है ऑल डिफेंस फोर्सेस का। अब ऑल डिफेंस फोर्सेस जैसे आपकी नेवी हो गई, आर्मी हो गई, राइट। सो इनका जो सुप्रीम कमांडर है वो किससे बनाया गया है? प्रेसिडेंट को। सो प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है ऑल डिफेंस फोर्सेस का। ओके, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि निर्वाचक मंडल। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसका जो निर्वाचक मंडल है उसकी बात की गई है आपका आर्टिकल 54 में, राइट। 55 में बात की गई है मैनर ऑफ इलेक्शन की, चुनाव का तरीका, किस तरीके से इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। अब ये जो इलेक्शन होता है ना, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ओके, तो अभी आप देखो, हमने देखा आर्टिकल 52 हमने देखा, जिसमें बात की गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 53 में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। 54 में बात की गई है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन की बात की गई, राइट। आर्टिकल 55 में बात की गई मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो किस तरीके से होगा, उसके तरीके की बात की गई है आपके आर्टिकल 55 में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में बात की गई है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कितने टाइम तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे अपनी पोस्ट पे। सो इनका जो टेन्योर है वो है 5 ईयर तक। कितने ईयर तक? 5 ईयर तक। ओके, अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना है, ठीक है, इनको नहीं आगे कंटिन्यू करना है, तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? सो वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। आगे हम ये भी देखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उन्हें अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। आर्टिकल 57 क्या कहता है? एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। अब आप देखो एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन की। सो इसमें ना कोई भी लिमिट नहीं है कि कोई जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी
अपनी पोस्ट पे है तो उसकी कोई लिमिट है कि हाँ आप बस 1 या 2 बार ही फिर से अपॉइंट हो सकते हो, बट कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो आर्टिकल 57 में बात की गई है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन की। आर्टिकल 58 क्या बोलता है? क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन, नॉट री इलेक्शन, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है। तो कभी कभी आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, कितनी एज एटलीस्ट होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती है, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो। ओके, सो आप देखो, सबसे पहली बात है सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का भाई नागरिक होना चाहिए पहली बात। तो उसकी मिनिमम एज कम से कम 35 ईयर तो कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है ना तो 35 ईयर तक कंप्लीट ज़रूरी है। नेक्स्ट है लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, जो भी लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होती है वो होनी चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वो नहीं होना चाहिए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जिसमें उसको सैलरी मिल रही हो, बट किसको छोड़ के? वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के, गवर्नर को छोड़ के, मिनिस्टर को छोड़ के, इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बाय पार्लियामेंट। एनी अदर क्वालिफिकेशन आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ओके, और इसमें क्या बात की गई है कि भाई पागल ना हो, बैंक ना हो, ठीक है, दिवालिया घोषित उसको ना किया गया हो। सो ये सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बोली जाती है कि ये आपकी क्वालिफिकेशन है कि ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन तो आपसे बहुत ही पूछा जाता है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट को बनने के लिए, तो 35 ईयर्स ऑफ एज उसकी कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं आर्टिकल 59, तो आर्टिकल 59 क्या बोलता है? कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट के ऑफिस की। एमपी और एमएलए ना हो, तो यहाँ पर बात की गई है कि वो कोई एमपी ना हो, कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ना हो। अलाउंस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, यानी कि अगर वो एक बार प्रेसिडेंट बन गया और डिसाइड हो चुका है उस टाइम जो भी चल रहा है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, जो भी अलाउंस उसको मिल रहा है, तो वो उसको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आर्टिकल 60 आपका बात करता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उनकी प्रतिज्ञा या उनकी शपथ की बात की जाती है, तो कौन दिलाता है? तो उन्हें दिलाते हैं बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस है इंडिया वो प्रेसिडेंट को ओथ या शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बात की जाती है कि अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो कौन शपथ दिलाएगा, तो कौन शपथ दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज शपथ दिलाएंगे किसको? प्रेसिडेंट को। सो डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है? अब डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो सीधे लोगों द्वारा चुने जाए। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा। अब जो लोगों ने चुन लिए जिन लोगों को, उनके द्वारा, ठीक है, जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है किसका? प्रेसिडेंट का। ओके, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 61, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या है इम्पीचमेंट का? अब आपने कई बार पढ़ा है कि इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगाया जाएगा प्रेसिडेंट पे। क्यों लगाया जाएगा महाभियोग? ये आपकी बात की गई है आर्टिकल 61 में। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इम्पीचमेंट जो है कौन से आर्टिकल में बात की गई, तो आर्टिकल 61 में। ओके, और ये भी कहाँ से लिया गया है? आपका यूएसए से लिया गया है। अब ये जो इम्पीचमेंट है, सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये इम्पीचमेंट क्यों लगाया जाएगा प्रेसिडेंट पे, या फिर अगर हम देखें तो इम्पीचमेंट आखिर होता क्या है। तो अगर प्रेसिडेंट का टेन्योर कितनी ईयर का होता है, तो प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने ईयर का होता है? 5 ईयर का होता है। ओके, 5 ईयर से पहले अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हटाना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, उसके वर्क से खुश नहीं है कि वो प्रॉपर वे में अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे, सो प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। यही होता है आपका इम्पीचमेंट। क्या है इसका प्रोसीजर? ठीक है, तो आप देखो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर उनको ऐसा लगता है कि जो प्रेसिडेंट है अपना वर्क सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ओके, या वायलेशन कर रहे हैं, अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उनको आर्टिकल 61 के तहत उनके ऊपर एक प्रोसीजर चला जाएगा इम्पीचमेंट का, उनको हटाने के लिए। अब ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है ना, तो इसमें कुछ कंडीशन होती है। कैसे कैसे ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगता है प्रेसिडेंट के ऊपर, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है, ओके, अगर उनको कोई भी जो हाउस है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वो इसको लगा सकती है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, क्या लोकसभा या राज्यसभा, कौन सा मेंबर इम्पीचमेंट का ये जो रिजोल्यूशन है लेके आ सकता है? तो दोनों में से कोई भी ला सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों ही ला सकती है। होता क्या है इसमें कि अगर कोई भी जो हाउस है, राइट, वो हटाना चाहता है तो पहले वो नोटिस लेके आएगा। ठीक है, वो नोटिस लेके आएगा 14 दिन से पहले का, यानी कि कम से कम 14 दिन पहले आपको नोटिस लेके आना है। तो पहली कंडीशन इसमें क्या होती है कि प्रायर नोटिस देना पड़ेगा रिजोल्यूशन पास कराने के लिए कि हमें भाई प्रेसिडेंट को हटाना है। ठीक है, तो 14 डेज का भाई नोटिस हो। ठीक है, 14 डेज पहले नोटिस होना चाहिए और वो भी रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। और इस प्रपोजल को लाने के लिए जो 1/4 मेंबर है उस पर्टिकुलर हाउस के, उनके साइन उस पर होना चाहिए। तो इसमें 3 कंडीशन आपकी बनती हैं। तो 3 कंडीशन मेनली आपकी क्या है कि 14 डेज का प्रायर नोटिस होना चाहिए और रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में।
ठीक है। थर्ड क्या है आपका यहाँ पे कि जो भी प्रपोजल आ रहा है उस पे 1/4 जो मेंबर्स हैं उनका साइन होना ज़रूरी है, तभी वो आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गई। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आइदर लोकसभा और इन राज्यसभा। अगर ये एसेंशियल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, अब ये जो पूरे एसेंशियल है ये अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर एक हाउस में प्रपोजल लाया जाएगा, उसके बाद ये रिजोल्यूशन पूरी तरीके से पास होगा, और वो रिजोल्यूशन पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबर ऑफ हाउस की कंपलसरी है। यानी कि पहले तो आपने ये एसेंशियल पूरे करा दिया नोटिस भेजने के लिए, ओके। इसके बाद पूरी तरीके से रिजोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए, जो पूरे हाउस में कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबर्स की, ठीक है, तब जाके ये रिजोल्यूशन आगे पास होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर एक हाउस में रिजोल्यूशन पास हो चुका है देन वो दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है। अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा में जाएगा। किस लिए आगे जाएगा? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई जो चार्ज आपने प्रेसिडेंट पे लगाए हैं ना वो सही है कि नहीं, ओके। सो जो चार्ज प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्रिएट किया गया है या तो वो चार्ज आगे जाके डिसमिस हो जाएगा या तो उसको आगे सस्टेन रखा जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जो चार्ज है वो सही प्रूव हो जाता है देन आगे रिजोल्यूशन फिर से पास होगा, और इस हाउस में भी फाइनली फिर से 2/3 जो मेंबर है मेजॉरिटी उनकी चाहिए होती है, ठीक है, तभी जाके वो प्रॉपर तरीके से इंपीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है, राइट। तो अगर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही प्रूव हो गए तो फाइनली जिस हाउस में गया है फाइनल में 2/3 उसके भी मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबर्स की, तब जाके वो रिजोल्यूशन पूरी तरीके से पास होगा, ठीक है। अगर ये मिल जाएगा देन रिजोल्यूशन कंप्लीट पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट को तुरंत ही उसी दिन से उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये है आपका पूरा इंपीचमेंट जो किस पे लगाया जाता है, प्रेसिडेंट पे लगाया जाता है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 61। सो आर्टिकल 61 में बात की गई है इंपीचमेंट प्रोसेस किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 62 की बात करें, सो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर कभी अचानक से प्रेसिडेंट का टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ, ओके, उनकी अननेचुरल कंडीशन में डेथ वगैरह हो जाती है या कोई भी अननेचुरल कंडीशन जो है, ठीक है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कौन वर्क करेगा? वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। जो भी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है वो पावर कौन फिर परफॉर्म करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कौन वर्क करेगा? वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेगा। ये बात किसमें की गई है? आपकी आर्टिकल 62 में बात की गई है, राइट। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहला आर्टिकल 52 हमने देखा। अगर आर्टिकल 52 आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो प्रेसिडेंट बनना चाहिए, देश का एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो बनना से हमने याद रखा था पहले भी, बनना यानी कि बनना 52, तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। आर्टिकल 53 में हमने देखा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन यानी कि कार्यपालिका, राइट। आर्टिकल 54 में हमने देखा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि निर्वाचन की बात की गई। आर्टिकल 55 में बात की गई है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मैनर क्या होगा, उसका हिंदी में बात करें तो रीति क्या होगी, कोटा क्या होगा। आर्टिकल 56 में बात की गई टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि उनके कार्यकाल की। आर्टिकल 57 में बात की गई एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन यानी कि दोबारा नियुक्ति की। आर्टिकल 58 में बात की गई क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट यानी कि योग्यता की। आर्टिकल 59 में बात की गई कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस यानी कि कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट के ऑफिस की, दशाएं यानी कि क्या शर्तें हैं। आर्टिकल 60 में बात की गई है ओथ की। तो आप देखो 60 लिखा है ना, 60 और ओ से आपका ओथ हो जाएगा। आर्टिकल 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि महाभियोग। आर्टिकल 62 में बात की गई टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी यानी कि 61 तक हम मेनली देखते हैं। आर्टिकल 62 में बात की गई अगर भाई अचानक से कभी डेथ हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देते हैं या महाभियोग लग जाता है तो उसकी जगह पर कौन वर्क करेगा? तो उसकी जगह पे वर्क करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्क करेंगे, ठीक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कौन वर्क करेगा? सो वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्क करेंगे। अब चीफ जस्टिस भी नहीं होंगे तो इनकी जगह कौन वर्क करेगा? जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है, सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चलता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया प्रेसिडेंट। इसकी ट्रिक पति पकानी कोको दियोदशम या आप इसको पाकिन कोको दियोदशम भी कह सकते हैं। प से आपका बनता है ये राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए यानी कि एक राष्ट्रपति होने चाहिए, ठीक है। तो पद से आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 52 हो जाएगा। प से पद यानी कि 52। क से कार्यपालिका की बात की गई यानी कि एग्जीक्यूटिव की 53 में बात की गई। नी से आपका हो जाएगा निर्वाचन। को से आपका हो जाएगा कोटा यानी कि रीति, क्या रीतियां होनी चाहिए। क से आपका कार्यकाल हो जाएगा यानी कि इनका टेन्योर क्या है, ये 56 में बात की गई। दू से यानी कि दोबारा नियुक्ति री इलेक्शन की बात की गई 57। यो से योग्यता यानी कि 58 बात किया गया आर्टिकल 58 में। द से आपकी दशाएं यानी कि शर्तें क्या है 59 में बात की गई। स से शपथ यानी कि 60 यानी कि ओथ,
ठीक है। और लास्ट महाभियोग, ये तो वैसे भी आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, 61। तो म से महाभियोग यानी कि 61। तो पाकिन कोको दियोदशम, इससे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मेनली यही ट्रिक बार बार यूज होती है, इसलिए आपको इसी ट्रिक से याद रख लेना है, इजिली याद हो जाएगा। ओके, अब आगे हम देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद कौन आएगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल आपका स्टार्ट हो जाता है 63 से। सो आप देखिए, हमने प्रेसिडेंट का आर्टिकल पढ़ा था ना, क्या पढ़ा, 52 में अगर आप 11 प्लस कर दो तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे किसके पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, सो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 63 से 71, और प्रेसिडेंट का हमने आर्टिकल क्या पढ़ा, 52 से लेके होता है 62, ठीक है। कितना ईजी है, 52 से 62, और जस्ट नेक्स्ट 63 से 71 स्टार्ट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 63 अगर हम बात करें आर्टिकल 63 की, तो ये क्या बात करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति यानी कि एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। सो देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के, राइट। आर्टिकल 64 क्या बोलता है, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति, ठीक है। याद रखना है आपको। तो देखिए 63 तो आप समझ गए कि 63 किससे रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 64 किससे रिलेटेड है, तो ये आपका बात की गई है एक्स ऑफिशियो, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ये राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है, पदेन सभापति होंगे। तो 64 में आपको ऐसे याद रखना है कि भाई जो सभापति होगा ना, ठीक है, आप सोचो कि राजा महाराजा की बात हो रही है, जो भाई सभा का पूरा पति है, ठीक है, तो जो सभापति है वो क्या खेलना पसंद करेगा, चौसर। सभा का पति चौसर खेलना, 64 से 64 आपको याद रखना है, ठीक है, 64 से 64, राइट। सो 64 में किसकी बात की गई है, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 क्या बोलता है, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ पर आपकी बात की गई है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना, कि अगर कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेसिडेंट कुछ भी हो जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ अननेचुरल उनकी मतलब डेथ हो जाती है, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये इम्पीचमेंट लग गया, तो उनकी जगह पे कौन वर्क करेगा, वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेगा। और वाइस प्रेसिडेंट को सेम पावर दी जाएगी प्रेसिडेंट के जैसे, जैसे अभी हमने देखा था ना प्रेसिडेंट वाले में 62 वाले में, ओके, वैसे ही 65 में बात की गई कि जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पावर होगी वो बिल्कुल सेम होगी प्रेसिडेंट के तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 क्या बोलता है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करता है। अगर हम इलेक्शन की बात करें किसके, वाइस प्रेसिडेंट की, तो इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का, एक आपका होता है निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, ऑल एमपीज पार्टिसिपेटेड, तो जितने भी एमपी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है। और कैसे होता है ये, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। थर्ड पॉइंट है नॉट एमपी और एमएलए, यानी कि एमपी और एमएलए ना हो, अगर है तो उन्हें भाई वो जो उनकी पोजीशन है उसको त्यागना पड़ेगा, ठीक है, वैकेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चुने जाने पर उनको अपना जो पहला जो पोजीशन है उसको त्यागना पड़ेगा, उसको वैकेंट करनी पड़ेगी। अगर बात करें यहाँ पर, तो अगर आप देखो तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने देखा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्यू सीक्रेट बैलेट, ओके। तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू यानी कि गुप्त तरीके से ये किया जाता है इनका इलेक्शन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप देखिए इसमें एलिजिबिलिटी की भी बात की गई है, आर्टिकल 66 में ही बात की गई है उनके इलेक्शन की, इसी में बात की गई है कि आखिर योग्यता क्या होगी, ठीक है। प्रेसिडेंट का अलग अलग था, बट इनका क्या है एक ही में सब कुछ है। एलिजिबिलिटी की बात की गई, क्या बोला एलिजिबिलिटी में, कि सिटीजन होना चाहिए, सबसे पहले तो यही बात की गई है कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ओके, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो, नॉट टू बी होल्ड एनी प्रॉफिट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, किसी लाभ के पद पे ना हो, लाभ का पद मतलब है भाई सैलरी उनको ना मिलती हो। क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इतनी क्वालिफिकेशन हो कि राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशन है उसको भी ये पास कर पाए, ठीक है, इनकी इतनी तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये था आपका इनकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल 67 क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका टर्म क्या होगा, तो क्या टर्म होगा, 5 ईयर्स होगा, ठीक है। कितने साल के लिए रहेंगे, 5 ईयर्स तक इनका भी टेन्योर रहेगा, सेम एज प्रेसिडेंट। जो ऑफिस है मे बी टर्मिनेटेड अर्लियर बाय डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। अगर यहाँ पर हटाने की बात करें किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, तो इनको कैसे हटाया जाएगा, रेजोल्यूशन में बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस इन एडवांस। वही बात इसमें बात की गई है, अगर इनको हटाना है, रिमूव करना है, तो भाई हटाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा एडवांस में, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। अब आप देखो इनको हटाया
कौन हटा सकता है, क्या लोकसभा और राज्यसभा? अभी हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट है तो उनको हटाने का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस था वो राज्यसभा या लोकसभा कोई भी ला सकती थी, बट अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अगर इनको रिमूव करना है तो सिर्फ और सिर्फ जो रिजोल्यूशन होगा वो किसके थ्रू पास किया जाएगा? राज्यसभा के थ्रू। ओके, पास बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। अब ये ऑल द देन मेंबर्स क्या होता है अभी देखेंगे, एंड एग्रीड बाय द लोकसभा विद अ सिंपल मेजोरिटी, आर्टिकल 67B। ठीक है, तो यही इसमें क्लॉजेज है, इसमें बात की गई है। तो अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है, जैसे कि राज्यसभा में अगर हम देखें तो प्रेजेंट में कितने सीट्स फिल हैं, तो प्रेजेंट में 245 सीट्स फिल है, मैक्सिमम कितनी है? 250 है। तो यही बात की गई है इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी कि प्रेजेंट में जो वैकेंट को अगर हम हटा दें, जो भी सीट्स है, दैट इज राज्यसभा में मैक्सिमम कितनी है, कितनी मैक्सिमम है? 250, बट अगर सीट्स देखें प्रेजेंट में कितनी है? 245, तो उसी को बोला जाता है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी में मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मिलना चाहिए, तभी जाके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ रिजोल्यूशन पास होगा बाय राज्यसभा और वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल से रिलेटेड। ये भी किसमें बात की गई है? आपकी आर्टिकल 67 में। ठीक है, और आर्टिकल 67B में ही आपकी बात की गई है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, कि एग्रीड होना चाहिए, फिर लोकसभा भी उस पर एग्रीड करे सिंपल मेजोरिटी से, और अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन लेके आ रहा है तो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मेजोरिटी भी ना 3 टाइप की होती है आपकी, इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी। तो ये मेजोरिटी हम आगे कभी देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखो हमने कौन सा आर्टिकल देखा, अभी हमने देखा आर्टिकल 67। नेक्स्ट है आर्टिकल 68। ओके, और आर्टिकल 68 क्या बोलता है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसीज। यानी कि अगर ऐसा हो जाता है कि टेन्योर कितने ईयर का होता है? 5 ईयर का। ठीक है, कंप्लीट होने से पहले ही वैकेंसी को आपको फिल करना पड़ेगा। कभी क्या हो गया, कैजुअल वैकेंसी, अचानक से आपको वैकेंसी भरनी पड़ी, तो 60 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात की गई है आपकी आर्टिकल 68 में, यानी कि अगर अचानक से डेथ हो गई, रिजाइन दे दिया या रिमूवल हो गए तो इलेक्शन कराना पड़ेगा अंडर 60 डे के अंदर। ठीक है, और आपको एक न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। सो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, ये आपकी बात की गई है आर्टिकल 68 में। यानी कि उपराष्ट्रपति के पदावधि समाप्त होने वाली हो तो उपराष्ट्रपति का आपको निर्वाचन करना पड़ेगा उनका टेन्योर खत्म होने से पहले। ठीक है, 60 डेज के अंडर। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 69 की, तो आर्टिकल 69 में बात की गई है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसकी ओथ की बात की गई कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 69 में। और इनको भी भाई ओथ कौन दिलवाएगा? सो बाय प्रेसिडेंट। कौन दिलवाएगा? बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ओथ कौन दिलवाएगा? याद रखना है आपको, वाइस प्रेसिडेंट को बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 क्या बोलता है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज, यानी कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 बात करता है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट विल मेक ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आपकी किसमें बात की गई? आपके 71 में। ओके, इसमें 71 आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 72 में कहा गया पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा। अब आप देखो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ना पावर्स की बात की गई है जो बीच बीच में आती रहती है आपके आर्टिकल्स में। किसकी? प्रेसिडेंट की। तो आर्टिकल 72 में कहा गया है कि जो पावर है प्रेसिडेंट की क्या करने की? क्षमा देने की, पार्डन करने की, एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। यानी कि अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 बोलता है कि मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। निलंब कर सकते हैं या थोड़ा सा टाइम वगैरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे कैसे याद रखा था कि जो प्रेसिडेंट है ना तो वो बेहतरी के लिए क्षमा देंगे। तो बेहतरी यानी कि 72 आपका किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट की पावर रिलेटेड टू पार्डन। ठीक है, कि वो माफ कर दे रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बेहतरी के लिए क्षमा यानी कि 72। सो ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स किसके? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। इससे आगे हम पीएम देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी देखेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के भी सारे आर्टिकल फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो आप देखो आर्टिकल 63 में हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो हमने लास्ट देखा था 52 थे प्रेसिडेंट। ठीक है, 52 में हमने 11 प्लस कर दिया तो हम 63 पे पहुंच गए डायरेक्ट। तो 63 रिलेटेड है आपका किससे? वाइस प्रेसिडेंट से। ओके, 64 में बात की गई द प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। तो जो सभा का भाई पति होगा वो 64 खेलेगा, 64 से आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 से 64 हो जाएगा। सो आर्टिकल 64 में बात की गई है। 65 में बात की गई है जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग सर्टेन कंडीशन। ठीक है, सो
आर्टिकल 65 में बात की गई जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह पूरी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे प्रेसिडेंट के एब्सेंस में। आर्टिकल 66 में बात की गई इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। अब आप देखो इलेक्शन की बात हो रही है वाइस प्रेसिडेंट की, तो ऐसे आप याद रखो इलेक्शन कैसे होने चाहिए भाई, इलेक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। अच्छे से ही आपको इसमें 6 याद रखना है, 6 अच्छे से 6 ऐसे आप इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट याद कर सकते हैं। 67 की बात करें तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो उनके टर्म की बात की गई, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों को आपस में रिलेट करके आप याद रखो, अच्छे से इलेक्शन हो जाए, ठीक है, और अच्छे से इनका टेन्योर निकल जाए, तो जस्ट नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट वाला अच्छे से इनका टेन्योर भी निकल जाए। तो 67 में बात की गई टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कितने ईयर्स का है, 5 ईयर्स का। आर्टिकल 68 में क्या कहा गया, क्या हमने पढ़ा, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड पर्सन टू फिल कैजुअल वैकेंसी, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर वो कुछ भी हो जाता है तो हमें वैकेंसी को फिल करनी पड़ेगी 60 डेज के अंदर, ठीक है, ये बात की गई आर्टिकल 68 में। 69 में क्या कहा गया, ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, ओथ और अफर्मेशन लेंगे कौन, वाइस प्रेसिडेंट, किसमें कहा गया, 69 में, ठीक है। आर्टिकल 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसेस, जो प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं, ओके, उसकी बात की गई है किसमें, आपके आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 71 में बात की गई मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 71 में क्या बात की गई कि कोई भी मैटर जो है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, उसको कौन देखेगा, उसको देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। तो इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। तो ये थे वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा और याद भी आ गया होगा। आपको रिवीजन करना है तभी आपको कोई चीज़ याद रह सकती है, ठीक है, चाहे आप कितने भी अच्छे से पढ़ ले फर्स्ट टाइम, लेकिन आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप उसको याद कर सकते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, तो आप देखिए पहले जो हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता है। दूसरे फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, ओके, फिर फोर्थ आपके वीवी गिरी बने। इसके बाद आप बाकी भी देख सकते हैं, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारी प्रेजेंट में है। इनसे पहले कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद थे। सो आप देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट इनका टेन्योर रहा है एज अ प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा यही रहे हैं 12 सालों के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। बाकी जो अदर पॉइंट्स हैं हम क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करेंगे उसको, राइट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, सो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, सो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है। सेकंड कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ओके। अब इसी तरह आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे जो वेंकैया नायडू है, ये हमारे यहाँ पे अब ये प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है, ये हमारे पहले थे। अब हमारे कौन है प्रेजेंट में, तो अब हमारे कौन है 14th जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। तो याद रखना है आपको जगदीप धनखड़, राइट। सो अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, और वेंकैया नायडू हमारे 13 थे, ओके, वेंकैया नायडू हमारे 13 थे। 14 कौन है, जगदीप धनखड़ है प्रेजेंट में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम देखेंगे अभी। तो आप देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस को। ये सारे ही क्वेश्चन आपके रिसेंटली एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं भर भर के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है ये टॉपिक। नेक्स्ट है, अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन वेस्टेड इन, संघ की जो कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन वेस्टेड इन किसमें है, तो किसमें है आपकी प्रेसिडेंट में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन खुद से करना है, राइट, फिर आपको आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पहले आपको खुद से क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्ट पूछा है आपका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपका ये सीजन 2023 में पूछा गया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव से कौन सा पार्ट रिलेटेड है, आपका पार्ट 5 रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम पावर एंड फंक्शन एज, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो पावर है वो किसके बराबर है। तो आप देखिए जो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें पावर की, तो इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो भी पावर इसको कहा जाता है कि मेन पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, बट आप सभी जानते हैं मेन पावर किसके पास है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके पास है। बट यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। सो इनकी पावर किसकी तरह है, किसकी तरह सेम है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, क्वीन ऑफ ब्रिटेन। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम पावर एंड फंक्शन एज क्वीन ऑफ ब्रिटेन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करती है। तो आप देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यूनियन एग्जीक्यूटिव से जो डील करता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 52 to 78, राइट। तो अभी हमने देखा था, सो आर्टिकल 52 to 78 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ओके।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल बोलता है भाई कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो बनना चाहिए, बनना 52, सो आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 57 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 क्या कहता है, क्या कहता है 57, ठीक है। अ पर्सन हु होल्ड्स और who has held office as president shall subject to the other provision of the constitution be eligible for re-election to that office। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद पर पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग, आपको सोचना है। सेकंड है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सेकंड है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा प्रत्यक्ष या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। थर्ड है द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आर्टिकल 57 क्या बोलता है। तो अगर हम सिर्फ आर्टिकल 57 की बात करें तो आर्टिकल 57 यही बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा फिर से रीइलेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट, बस ये याद रखना था। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज टू बी टेंडर्ड बाय अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे भी निकल के आता है कि अगर प्रेसिडेंट बनना है तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। कितना डिपॉजिट करना पड़ता है, 15,000, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ₹15,000, और यही 15,000 वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे भी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो बस इजिली ओथ की बात हो रही है, ओ से ओथ और 60, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 60 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, बहुत ईजी थी, महाभियोग से, यानी कि आर्टिकल 61, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है उसको रिमूव करना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो सकता है, ठीक है, हमने पढ़ा था किसी में भी हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है आपका द इम्पीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइन बाय द 1/3 मेंबर ऑफ हाउस इन विच द प्रोसेस इज इनिशिएटेड। महाभियोग के आरोपों पर उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है, ठीक है, ये आपका सेकंड है। थर्ड है इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस और 30 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। अब 30 days का नोटिस यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, 30 days के नोटिस की तो बात नहीं की गई। थर्ड है आपका, फोर्थ है द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इज पास बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए हमारा कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड आपका ऑप्शन डी लास्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका ए एंड डी होगा, या तो आप इसको कर लो फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर एनी जियोग्राफिकल एरिया एज शेड्यूल एरिया। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। किसको अधिकार है, तो किसको अधिकार है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। वैसे भी हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो मेनली प्रेसिडेंट ही होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू डिक्लेयर एनी जियोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल एरिया, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। सीधी सी बात है, पार्डन जैसी देखो तो भाई आर्टिकल 72, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 72, राइट। Question number next is who among the following president of India was also the deputy chairman of the planning commission। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फॉलोइंग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको दे रखा है तो इनमें से कौन डेप्यूटी चेयरमैन भी थे प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीजन 2022 में पूछा गया है, जो प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। यहाँ पर आपका वीवी गिरी हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी हो जाएगा, जो प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी थे। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कौन अपॉइंट नहीं किया जाते, तो देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर। तो आप देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर नहीं होते हैं, राइट। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। ये आपका एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर है,
राइट। क्वेश्चन आप समझ गए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये विजिटर रहते हैं टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ये आपका एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो ये आपके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रेसिडेंट भी थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975-77। जब इमरजेंसी लगी थी आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आप देखो अभी हमने लिस्ट में भी देखा था, तो 1975 और 77 के टाइम पे जब आपातकाल लगा था, ठीक है, आपातकाल इमरजेंसी लगी थी, सो कौन था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। याद कर लेना है आपको कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975-77 वॉज फखरुद्दीन अली अहमद, राइट। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो कौन होता है सर्वोच्च कमांडर, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो भारत के लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। अभी हमने देखा कौन, सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट मोरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का राज्य प्रमुख का सर्वोच्च नैतिक अधिकारी कौन होता है, तो किसको माना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आ जाते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 63, ठीक है। कैसे याद रखा, जैसे प्रेसिडेंट जी खत्म हुए 11 ऐड कर दिया, 3 पे पहुंच गया 63, या आप इसको ऐसे भी याद कर लो, क्या होता है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 से 62 होता है, और नेक्स्ट क्या आ जाते हैं फिर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो बस आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 63 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। सो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है, तो 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 66। हमने पढ़ा था ना वाइस प्रेसिडेंट का भाई इलेक्शन करना है, तो इलेक्शन करना है तो अच्छे से करो, ठीक है। प्रेसिडेंट का अच्छे से किया तो वाइस प्रेसिडेंट का भी अच्छे से करो, अच्छे से, तो अच्छे 66। और इसके जस्ट नेक्स्ट हमने देखा कि भाई अच्छे से इलेक्शन करो कि इनका टेन्योर बढ़िया चले, तो यानी कि 67 में बात की गई टेन्योर की, ठीक है। नेक्स्ट है 24 अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ, ओके, यहाँ पे सिक्योरिटी होगा। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट की भी सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा उनको भी, तो उनको भी डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका 15,000 रुपीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ आउट गोइंग वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है, या जो वाइस प्रेसिडेंट है ओके किसी तरीके से उनकी मे बी डेथ हो गई, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहते अपनी पोजीशन पे, तो कितने दिनों तक एक जल्दी से हमें एक इलेक्शन करा के एक न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनाना होगा, वो टाइम पूछा है आपसे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 60 डेज हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमने देखा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके। पहला ऑप्शन है ही शी इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। इलेक्शन मेंबर कहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है ही शी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, वह राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। ही शी हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है भाई 35 तो होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। ही शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बी क्या है, ही शी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। ही शी इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन मेंबर। अब भाई उसको तो वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उसको इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी बनना है। जो इलेक्शन मेंबर की वो जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफाई होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पूर्व आधिकारिक अध्यक्ष कौन है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक्स ऑफिशियो की बात हो रही है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो पदेन सभापति। तो पदेन सभापति की अगर हम बात करें तो भाई कौन होता है, तो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, बोथ में, या बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन एग्रीमेंट विद हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है क्योंकि वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, इसलिए राज्यसभा ही उनको हटा सकती है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा ओनली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और इससे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है
और इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है रेगुलरली, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोस ला पाऊँ, ठीक है, मैं आगे भी लेके आऊँगी। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ही मैं आपको इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी, क्योंकि आप देखो बहुत एफर्ट लगता है चीज़ें क्रिएट करने में, और अगर आपका रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं फिर आपकी हेल्प कैसे कर पाऊंगी। सो अगर आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो इसका सेकंड पार्ट आएगा। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।